अप्रैल का महीना चल रहा था। बीजानपुर गांव की धरती जैसे आग उगल रही थी। गांव में पिछले 5 दिनों से बिजली नहीं थी। पुराना ट्रांसफार्मर अचानक खराब हो गया था और उसे ठीक करने वाला कोई नहीं आया था। रातें भी अब दिन जैसी ही लगने लगी थीं, उमस भरी, बेचैन करने वाली। शाम होते ही गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आते, कोई अपने आंगन में तो कोई गली के किनारे, और कुछ लोग बड़े पेड़ के नीचे चारपाई डालकर बैठ जाते। आज भी वही मंजर था। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और आसमान लाल नारंगी रंग में रंग चुका था। हल्की हल्की हवा चलने लगी थी, जिससे लोगों को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। गांव के बीचों बीच मंगल काका के आंगन में आज भी महफिल जमी हुई थी। एक पुरानी चारपाई पर दादाजी बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिखती थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ जाना हो। उनके चारों तरफ 2-3 बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठे थे। ये वही बच्चे थे जो हर शाम यहाँ सिर्फ एक वजह से आते थे, दादाजी की कहानियां सुनने। तभी सीमा थोड़ा आगे खिसकते हुए बोली, दादाजी, बहुत दिन हो गया, आज कोई भूतिया कहानी सुनाओ ना। हाँ दादाजी, आज डरावनी कहानी सुनाओ, और इस बार लंबी होनी चाहिए। पिछली बार तो आप जल्दी खत्म कर दिए थे। लेकिन बच्चों, अगर मैं लंबी कहानी सुनाऊंगा तो रात हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं दादाजी, आज तो गांव में बिजली भी नहीं है और माँ ने कहा है खाना बनने में बहुत समय लगेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 भूतिया कहानियां सुनाऊंगा। लेकिन ये कहानियां आम नहीं हैं। इनमें से कुछ इस गांव से जुड़ी हैं। शाहपुर गांव की उस मिट्टी में एक अलग ही सौंधी महक थी, जो बारिश के बाद रूह तक उतर जाती थी। अमन पूरे 5 साल बाद अपने शहर की चकाचौंध वाली नौकरी छोड़कर घर लौट रहा था। पिता के अचानक चले जाने के बाद पीछे रह गई अकेली मां का सहारा उसे ही बनना था। गांव की पुरानी मान्यताओं के अनुसार 13वीं तक उसका घर में रहना अनिवार्य था। जब अमन स्टेशन पर उतरा तो सूरज ढल चुका था और स्याह अंधेरा पैर पसारने लगा था। गांव जाने वाली इकलौती बस खराब खड़ी थी। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, बुढ़िया का घाट वाला छोटा रास्ता। यह रास्ता कम समय लेता था, पर इसके ठीक बीच में गांव का पुराना और डरावना श्मशान पड़ता था। अमन पढ़ा लिखा था, इन भूत प्रेत की बातों को वह वहम मानता था, पर उस रात के सन्नाटे में जब सूखे पत्ते उसके जूतों के नीचे चरमराते तो उसके सीने के भीतर धड़कनें बेकाबू होने लगती थीं। अमन जैसे तैसे करके करीब 2 घंटे बाद अपने गांव शांतिपुर पहुंचा। जैसे ही उसने गांव की सरहद पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। गांव का चौकीदार जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुनो सुनो सुनो, रात के 9 बजने वाले हैं, सब अपने अपने घर में चले जाओ, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। चौकीदार की नजर अचानक अमन पर पड़ी। अरे अमन बेटा, तुम इतनी रात को क्यों आए? अरे काका, असल में हमारे गांव आने वाली बस रास्ते में ही खराब हो गई, तो पैदल आते आते इतनी रात हो गई। बेटा, बहुत रात हो गई है, जल्दी से अपने घर जाओ। अरे काका, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। बेटा, ये शहर नहीं है, मेरी बात मानो और तुरंत घर जाओ। ठीक है काका, जाता हूँ, गुस्सा मत होइए। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा है। अरे मदन, सब अपने अपने घर चले गए हैं ना? या फिर कोई बाहर तो नहीं है? हाँ सरपंच साहब, सब चले गए हैं। बस अपने रघु का बेटा अमन अभी अभी शहर से आया है। रघु का बेटा अभी? सुन, उस पर थोड़ी नजर रखना। वो शहर का लड़का है, 5 साल शहर में रहकर आया है। गांव की इन बातों पर यकीन नहीं करेगा। तू जानता है ना, आज वही रात है। बस आज की रात गुजर जाए, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था
जैसे पूरा गांव सन्नाटे में कहीं खो गया हो। और उस सन्नाटे को चीरती हुई बस एक ही आवाज गूंज रही थी, चौकीदार की चेतावनी। अमन जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजा खुलते ही उसकी माँ घबराई हुई आवाज में बोली, अरे बेटा, इतनी रात तक कहाँ थे तुम? चलो पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूँ। अमन चुपचाप जाकर हाथ मुंह धोकर खाने के सामने बैठ गया। थोड़ी देर तक वो चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, माँ, ये गांव में क्या हो रहा है? सब लोग 9 बजे से पहले अपने अपने घर क्यों चले जाते हैं? बेटा, ये इस गांव का नियम है। और सुन, तुम भी कभी इस नियम को तोड़ने की कोशिश मत करना। ऐसा क्या है इस नियम में? चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रात में कोई तुम्हें पुकारे, चाहे वो तुम्हारे पिता की आवाज़ ही क्यों ना हो, दरवाज़ा मत खोलना। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? पापा तो गुजर चुके हैं, वो कैसे आएंगे? और ये बेकार का नियम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 9 बजे के बाद घर में बंद रहना, ये सब बकवास है। चुपचाप खाना खाओ और मेरी कसम खाओ कि तुम रात को बाहर नहीं जाओगे। अमन कुछ पल तक चुप रहा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन छत से टपकती बूंदों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अमन बिस्तर पर लेटा हुआ था, नींद आने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ पास वाले कमरे में गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी बाहर से एक कांपती हुई आवाज आई, बेटा अमन, ओ बेटा अमन, मुझे बचा ले, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें खोल दी। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। धीरे से उसके होंठ कांपे। ये तो मेरे बापू की आवाज़ है, लेकिन वो तो फिर बाहर मेरे बापू की आवाज़ में कौन बुला रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ये सब मेरा वहम है। गांव वालों की बातें सुनकर दिमाग खराब हो गया है। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक एक मासूम सी आवाज आई, भैया, ओ अमन भैया, बाहर आओ ना, मुझे मदद चाहिए। इस बार आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। अमन का गुस्सा डर पर भारी पड़ गया। वो झटके से उठा, सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ा और बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बाहर एक करीब 10 साल का लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी लालटेन थी, जिसकी पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो किसी को भी अजीब तरह से अपनी ओर खींच ले। अमन ने थोड़ा झुककर पूछा, तुम कौन हो बेटा, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम चिंटू है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे अपने घर जाना है। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? ये लड़का मेरा नाम कैसे जानता है, और इसने मुझे ही क्यों बुलाया? गांव में और भी तो लोग हैं। अरे भैया, प्लीज चलो ना, मुझे छोड़ दो। माँ आपका इंतजार कर रही होगी। ये सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी इंतजार कर रही होगी? क्या मतलब? अरे भैया, मेरा मतलब मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। चलो ना भैया, जल्दी चलो, बारिश भी होने वाली है। अमन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वो बस उस लड़के के मासूम चेहरे को घूरता रहा, लेकिन उसके अंदर कहीं एक अजीब सा डर जाग चुका था। अमन ने धीरे से कहा, सुनो बेटा, आज रात यहीं रुक जाओ। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नहीं भैया, माँ परेशान हो जाएगी। ठीक है, रुको, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। चिंटू बहुत बातें कर रहा था। वो गांव की पुरानी कहानियां, लुका छिपी के खेल
और अपनी माँ के हाथ के बने लड्डुओं की बातें सुना रहा था। अमन को लगा ही नहीं कि वो एक डरावने रास्ते पर है। उसे चिंटू में अपना बचपन दिखने लगा। भैया, आप शहर में क्या करते हैं? वहाँ भी शमशान होते हैं क्या? अमन हंस पड़ा। हाँ बाबू, शहर में भी होते हैं, पर वहाँ बिजली की रोशनी होती है, इतना अंधेरा नहीं। बातों बातों में वे शमशान की सरहद के करीब पहुंच गए। शमशान के गेट पर 2 पुराने नीम के पेड़ थे जो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई रो रहा हो। अचानक चिंटू का हाथ अमन के हाथ से टकराया। अमन को एक हल्का सा झटका लगा। चिंटू का हाथ बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। चिंटू, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? तबीयत तो ठीक है? चिंटू रुका नहीं, बस चलता रहा। वो क्या है ना भैया, माँ कहती है मेरा खून थोड़ा पतला है, इसलिए शरीर ठंडा रहता है। वो फिर से खिलखिलाकर हंसा। उसकी वो हंसी अब थोड़ी अजीब लगने लगी थी। वो मधुर थी, पर उसमें एक गूंज थी जो शमशान की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। शमशान के पास से गुजरते हुए अमन को एक सड़ी हुई गंध आई। उसने नाक पर रुमाल रखा। यहाँ कितनी गंदी बदबू है ना। चिंटू ने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी खुशबू का आनंद ले रहा हो। बदबू? नहीं भैया, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। ये तो मिट्टी की खुशबू है। अमन को अब उलझन होने लगी। उसने अपनी टॉर्च चिंटू के पैरों की तरफ घुमाई। कीचड़ वाला रास्ता था। अमन के जूतों के गहरे निशान पड़ रहे थे, लेकिन जब उसने चिंटू के पैरों की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। चिंटू नंगे पैर चल रहा था, लेकिन कीचड़ पर उसके पैरों का एक भी निशान नहीं बन रहा था। वो मिट्टी के ऊपर ऐसे चल रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। अमन का गला सूखने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, चिंटू, तुम इस गांव में कब से रह रहे हो? चिंटू रुका। उसने अपनी लालटेन धीरे से नीचे रखी। लालटेन की रोशनी में उसका आधा चेहरा चमक रहा था और आधा अंधेरे में था। उसने ऊपर देखा। उसकी पलकें नहीं झपक रही थी। भैया, मैं तो यहाँ बहुत सालों से हूँ, पर सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं। चिंटू की आवाज अब मासूम नहीं थी। उसमें एक अजीब सी उदासी और अधिकार था। अचानक शमशान के अंदर से एक कुत्ते के रोने की आवाज आई। चिंटू ने उस तरफ मुड़कर देखा और अपनी जीभ बाहर निकाली। अमन के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसे समझ आ गया कि वो किसी बच्चे के साथ नहीं, बल्कि उस छलावे के साथ है जो शिकार करने से पहले प्यार दिखाता है। चिंटू ने फिर से अमन का हाथ पकड़ा। इस बार वो पकड़ बहुत मजबूत थी। भैया, भागिए मत, चलिए मेरे घर। माँ ने आपके लिए भी लड्डू बनाए होंगे। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब घना जंगल और धुआं था। रास्ता गायब हो चुका था। वो अब शमशान के बीचों बीच खड़ा था और वो प्यारा बच्चा उसे एक जलती हुई चिता की ओर ले जा रहा था। अमन का हाथ चिंटू की मुट्ठी में ऐसा जकड़ा हुआ था जैसे लोहे की जंजीर। वो लड़का जो अब तक उसे एक नन्हा बच्चा लग रहा था, उसकी ताकत किसी पहलवान जैसी महसूस हो रही थी। अमन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चिंटू ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां अब धीरे धीरे गायब हो रही थी और सिर्फ सफेद हिस्सा बचा था। भैया, आप घबरा क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना, माँ इंतजार कर रही है। मेहमानों का ऐसा डरना शोभा नहीं देता। अमन की आवाज कांप रही थी। चिंटू, मुझे घर जाना है। मेरी माँ परेशान हो रही होगी। मुझे छोड़ दो, मैं कल आऊंगा तुमसे मिलने। चिंटू अचानक रुक गया। उसने सिर को एक तरफ पूरा झुका दिया, जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई हो। कल भैया, यहाँ जो एक बार आता है उसका कोई कल नहीं होता। यहाँ बस अभी होता है। तू बच नहीं पाएगा। एक भयानक 2 आवाजों में निकली हुई गरज उसके मुंह से गूंज उठी। तभी वो लड़का अपने असली रूप में आ गया। एक लंबा सूखा सा साया, जिसके हाथ असंभव रूप से लंबे और उंगलियां
पंजों की तरह तेज थी और बिना एक पल गवाए वो सीधे अमन के ऊपर झपट पड़ा। यह कहानी है बेजनपुर नाम के एक गांव की, जहां के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी ही अलग दुनिया में रहते थे। आज भी यहाँ के लोगों के लिए खेती ही एकमात्र सहारा था, लेकिन इस गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ न कोई अस्पताल था और न ही कोई डॉक्टर। शहर गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो शहर ले जाते अक्सर वह रास्ते में ही दम तोड़ देता था। गांव के सरपंच ने इस समस्या को लेकर सरकार को कई बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन हर बार उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार 5 साल बाद आज सुबह सुबह एक डाकिया आकर सरपंच के घर के सामने रुका। सरपंच साहब, ओ सरपंच साहब, आपके लिए चिट्ठी आई है। सरपंच साहब बाहर आए। बाहर देखा तो डाकिया सोमू खड़ा था। अरे सोमू, किसकी चिट्ठी है? साहब, शायद ये सरकारी दफ्तर से चिट्ठी आई है। सरपंच ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, तुम्हारे गांव के लिए एक अस्पताल की मंजूरी दे दी गई है। अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। तब तक एक डॉक्टर भेज रहे हैं, उसके रहने की व्यवस्था आप कीजिए। यह सुनकर सरपंच साहब बहुत खुश हो गए। अगले दिन सूरज, 24 साल का एक नौजवान डॉक्टर, गांव पहुंचा। सरपंच ने सूरज को उसका क्वार्टर दिखाया जहां उसे रहना था। शाम के करीब 7 बज रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन बिजली अभी तक वापस नहीं आई। अरे ये कैसा गांव है? 1 घंटा हो गया बिजली गए हुए, और ऊपर से इतना अंधेरा भी है। अंधेरे में दम घुटने के कारण सूरज बाहर आ गया। बाहर उसने देखा कि राजू भाई की चाय की दुकान के सामने सरपंच साहब और कुछ गांव वाले बैठकर बातें कर रहे थे। अरे डॉक्टर साहब, इतनी रात को आप यहाँ? कोई परेशानी है क्या? अरे सरपंच साहब, इस बिजली को क्या हो गया? गए हुए 1 घंटा हो गया, लेकिन अब तक नहीं आई। साहब, ये गांव का इलाका है। यहाँ बिजली का आना जाना लगा रहता है। कभी कभी तो रात भर भी बिजली नहीं आती। अरे बाप रे, आप लोग यहाँ कैसे रहते हो? अरे साहब, हमें तो आदत सी हो गई है। लेकिन एक बात याद रखना, गांव के पीछे वाली जो कच्ची पगडंडी है, वहां रात को कभी मत जाना। अरे भाई, ये तो फिर से शुरू हो गए। वैसे भी गांव वाले अंधविश्वास में डूबे रहते हैं, लेकिन सरपंच साहब भी। सूरज ने आगे कुछ नहीं कहा और अपने क्वार्टर की तरफ निकल गया। रात के 9 बज चुके थे। पूरे गांव में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया था। दूर दूर तक कहीं कोई हलचल नहीं थी। बस कभी कभी झींगुरों की आवाज उस खामोशी को तोड़ देती थी। सूरज खाना खाकर अपने कमरे में आया और थकान के कारण बिस्तर पर लेट गया। अभी उसे लेटे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके घर के सामने चक्कर लगा रहा हो। बाहर से तेज कदमों की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। यह सुनकर सूरज तुरंत उठकर बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। कौन है बाहर? उसने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ फिर वही गहरा सन्नाटा फैल गया। सूरज ने मन ही मन सोचा, शायद यह मेरा वहम होगा। वह फिर से लेटने ही वाला था कि तभी अचानक बाहर से किसी ने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। यह सुनकर सूरज तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा खोलकर बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि दरवाजे के सामने एक महिला खड़ी थी। कौन हो आप? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो बहुत बीमार है और उसकी सांस भी बहुत तेज चल रही है। सूरज ने ध्यान से उस महिला के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर अपने बेटे की चिंता साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी दोनों दिखाई दे रहे थे। अरे बहन, देखो, इतनी रात हो गई है और मुझे भी बहुत थकान लग रही है। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक दवाई दे देता हूँ, उसे अपने बेटे को खिला देना, वो ठीक हो जाएगा। नहीं साहब, आप एक बार चलकर देख लीजिए, वो बहुत तकलीफ में है। सूरज कुछ देर चुपचाप खड़ा सोचता रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, रुको, मैं कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? साहब,
गांव के पीछे वाली कच्ची पगडंडी से आगे जाएंगे तो वहाँ एक पुरानी हवेली है। उसी हवेली के पीछे मेरा घर है। बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। सूरज उस महिला के पीछे पीछे चलने लगा। रात गहरी होती जा रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन चलते चलते सूरज को एक अजीब बात महसूस हुई। वह महिला कुछ असामान्य तरीके से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर तो आगे बढ़ रहा हो, लेकिन उसमें जरा भी जान नहीं है। उसके कदम धीरे धीरे और अजीब ढंग से पड़ रहे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। न कहीं कोई इंसान दिखाई दे रहा था, न ही किसी घर से रोशनी आ रही थी। यहाँ तक कि कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नहीं थी। बस चारों ओर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, जो उस खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। तुम गांव के बाहर क्यों रहती हो, अकेली? तुम्हें डर नहीं लगता? अरे साहब, डर तो जिंदा लोगों को लगता है, और हम तो। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके शरीर में जैसे एक सिहरन दौड़ गई। सूरज हकलाते हुए बोला, क्या क्या बोल रही हो तुम? अरे साहब, मेरा मतलब हमें भी डर लगता है। हम भी तो जिंदा हैं। चलिए साहब, जल्दी चलिए। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसके बाद सूरज और वह महिला फिर से आगे बढ़ने लगे। लेकिन उस महिला की बातें सुनने के बाद सूरज को अब सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, जैसे आगे कुछ बहुत डरावना होने वाला हो। चलते चलते सूरज को सरपंच की बात याद आ गई। गांव के पीछे वाली कच्ची पगडंडी पर रात को कभी मत जाना। अब उसे समझ आने लगा कि शायद वह उसी रास्ते पर चल रहा है। ऊपर से यह औरत भी उसे कुछ अजीब सी लग रही थी। सूरज के मन में डर घर करने लगा। फिर उसने खुद को समझाते हुए मन ही मन कहा, अरे शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। हो सकता है ये औरत मेरे साथ मजाक कर रही हो। यह सोचकर वह फिर से उस महिला के साथ आगे बढ़ने लगा। अचानक उसी समय पीछे से एक डरावनी आवाज गूंज उठी। आज फिर एक शिकार मिला है। आज हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। बरसों की ख्वाहिश पूरी होगी। यह आवाज सुनते ही सूरज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत रुक गया और घबराते हुए बोला, अरे बहन, क्या तुमने भी ये आवाज सुनी? अरे साहब, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो तो भटकती हुई आत्माएं हैं। वो देखिए साहब, मेरा घर आ गया। हवेली के पीछे एक कच्चा सा मकान था। वह मकान ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। दीवारों पर मिट्टी उखड़ चुकी थी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चलिए साहब, घर के अंदर आइए। मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। यह सब देखकर सूरज का मन जोर जोर से कह रहा था कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन उसका शरीर जैसे वहीं जम गया था। डर के बावजूद वह धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे तेज बदबू महसूस हुई। बदबू ऐसी थी जैसे किसी का शरीर कई दिनों से सड़ रहा हो। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी। वहां एक छोटा सा बच्चा खाट पर लेटा हुआ था। सूरज धीरे धीरे उसके पास गया और उसकी नब्ज नाड़ी जांचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे की नब्ज देखी, वह डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? बच्चा जिंदा है, लेकिन इसकी नब्ज तो चल ही नहीं रही। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप भी मुझे ठीक नहीं कर सकते ना? अचानक पीछे से एक भयावह आवाज गूंज उठी। मेरे बेटे को ठीक करो, वरना तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकोगे। यही हमारे साथ रहना पड़ेगा। सूरज घबराकर पीछे मुड़ा। दरवाजे पर वही महिला खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं और चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। यह सब देखकर सूरज डर के मारे थर थर कांपने लगा। तुम कौन हो? और तुम्हारे बेटे की नब्ज तो चल ही नहीं रही। इसका मतलब तुम दोनों अब जिंदा नहीं हो। 5 साल पहले मेरे पति गुजर गए थे। उनके जाने के बाद मेरा बेटा ही मेरी पूरी दुनिया था। लेकिन उनके मरने के सिर्फ 1 महीने बाद ही मेरे बेटे को एक भयंकर बीमारी हो गई। वो दिन रात दर्द से तड़पता था। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता था। मैं किसी तरह हिम्मत करके
उसे लेकर शहर के अस्पताल पहुंची। लेकिन जब मैं अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। हम बहुत गरीब थे, हमारे लिए इतना पैसा तो सिर्फ एक सपना था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं किसी तरह पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जब मैं 10 दिन बाद वापस अस्पताल लौटी तो मैंने देखा कि मेरा बेटा अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ था। मुझे पता चला कि अस्पताल में किसी ने भी उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा। वो दर्द से तड़पता रहा और आखिरकार उसी दिन मैंने कसम खाई, जब तक मैं शहर के हर लालची डॉक्टर को सजा नहीं दे दूंगी तब तक मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है। मैं तो बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। कृपया मुझे जाने दो। तभी अचानक बाहर जोर से बिजली कड़की। उसकी चमक से एक पल के लिए पूरा कमरा उजाले से भर गया और अगले ही क्षण फिर से गहरा अंधेरा छा गया। उस तेज चमक और डरावने माहौल को देखकर सूरज का हौसला टूट गया। अचानक वह मुड़ा और उस घर से बाहर निकलकर पूरी ताकत से भागने लगा। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी पूरी दुनिया को उजाले से भर देती है। हर कोना चांदी जैसी चमक से नहा उठता है और अंधेरे का नामो निशान तक नहीं रहता। लेकिन उस रात काली घाटी में कुछ अलग ही था। आसमान में पूरा गोल चांद तो था, पर उसकी रोशनी जैसे कहीं गुम हो गई थी। पूरी घाटी पर घना और डरावना अंधेरा छाया हुआ था, मानो रोशनी को किसी अनदेखी ताकत ने निगल लिया हो। हवा भी अजीब तरह से सन्नाटे में डूबी थी। अर्जुन, सभी गांव वालों को तुमने सतर्क कर दिया है ना? याद रखना, आज रात गांव का कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं भटकना चाहिए। हाँ काका, हमने सभी गांव वालों को सतर्क कर दिया है। कोई भी आज भूल कर भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप बेफिक्र रहिए काका। वो डायन गांव में आएगी तो जरूर, लेकिन किसी को ले जा नहीं पाएगी। अरे अर्जुन, शायद तुम्हें पता नहीं है, वो डायन लोगों को रात के अंधेरे में अपने छलावे में फंसाती है, और जब तक तुम्हें उसके छलावे का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए गांव वालों को सतर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है काका, हम गांव वालों को अच्छी तरह से सतर्क कर देंगे कि कोई भी रात में बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और सुनो, ये सब रात के 9 बजे से पहले होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद उस डायन की आहट गांव में आने लगती है और गांव में सभी घरों के आगे दीपक जले रहने चाहिए। आप चिंता मत कीजिए काका, वो डायन हमारे गांव में ना आए। इसीलिए आज पुजारी जी ने गांव के चारों तरफ एक रेखा खींची है, जिससे वो डायन गांव में नहीं घुस पाएगी। अरे सोमेश, वो डायन ऐसे ही किसी गांव का पीछा नहीं छोड़ती है। कहते हैं डायन की आंखों में अगर कोई गांव आ जाए तो वो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है वो डायन आज गांव में जरूर आएगी। काका के इतना समझाने के बाद अर्जुन और सोमेश निकल जाते हैं गांव की ओर। रात की खामोशी और गहरी हो गई थी। काका के चेहरे पर साफ साफ डर झलक रहा था। उसकी बेचैनी ये बता रही थी कि वो डायन गांव में जरूर आएगी। गांव के एक पुराने घर में आर्यन और विशाल अपनी दादी के साथ बैठे थे। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। आर्यन, सभी तरफ के दरवाजे अच्छे से बंद करना। आज की रात हवा भी ठीक नहीं लग रही है। तभी आर्यन की दादी माँ बोलती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूनम की रात जो बाहर मिला वो कभी वापस नहीं आया। दादी, वो कौन ले जाता है? डायन। पूनम की काली रात में वो गांव में घूमती है। उसकी आवाज में माँ जैसी मिठास होती है और चेहरा बिल्कुल आम औरत जैसा ही होता है। पर दादी, लोग पहचानते कैसे नहीं? क्योंकि वो सामने से इंसान ही दिखती है, बल्कि वो इंसानों की तरह ही बात करती है। वो लोगों को अपने चलावे में फंसाती है और फिर वो तुम्हें अपने साथ उस गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहाँ से लौटना हर किसी की बस की बात नहीं है। क्या दादी, ये डायन वायन सब कहानी है? आज के ज़माने में ये सब कौन मानता है? और वैसे भी ये सब अंधविश्वासी तो हैं। गांव के लोग ही इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे नहीं। बेटा, हर कहानी छोटी नहीं होती है।
कुछ कहानियां आंखों देखी होती हैं और मैंने अपनी आंखों से गांव के लोगों को गायब होते देखा था। जिसने भी पूर्णिमा की इस काली रात में घर के बाहर कदम रखा, वो गांव वालों को दोबारा नहीं दिखा। अरे दादी, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी वजह से गांव छोड़ के चले गए हों। जरूरी थोड़ी ना है कि उनको उस डायन ने ही मारा हो। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, भूल कर भी आज रात अपने कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। चाहे कोई भी तुम्हें मदद के लिए बुलाए, बिल्कुल भी मत जाना। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी मदद के लिए बुलाए तो बिल्कुल भी मत जाना। क्या दादी, आप भी हर जगह अपनी कहानियां लेकर बैठ जाते हो? मैं जा रहा हूं अब सोने के लिए। आर्यन को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज रात आर्यन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। गांव के पुजारी की चेतावनी के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों के आगे दीपक जला रहे थे। तभी निखिल बोला, काका, आज हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है, जैसे गांव सांस रोके बैठा हो। काका ने एक लंबी सांस लेकर बोला, जब हवा बिना वजह चलने लगे ना बेटा, समझ लेना कुछ आ रहा होता है। पर काका, लोग कह रहे हैं कि आज रात उस डायन का साया फिर से दिखेगा। लोग नहीं कहते हैं, जिन्होंने उसे देखा है वही कहते हैं। और जहां तक मुझे लगता है वो डायन जरूर आएगी। काका, सच बताओ, पिछली बार जो आदमी उस रात अपने घर से बाहर निकला था, वो फिर लौटा क्यों नहीं? क्योंकि उस रात वो आदमी उस डायन के छलावे में फंस गया था बेटा। और जब तक उसे पता चला कि ये छलावा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए उसके बाद उस आदमी को गांव में कभी नहीं देखा गया। मतलब काका, तो ये बात सच है कि वो डायन पहले सिर्फ आवाज बनकर आती है? दीनू काका ने थोड़ी देर रुककर डरती हुई आवाज में बोला, पहले आवाज, फिर पैरों की आहट, और जब सिर्फ सांसें सुनाई दें, तब समझ लेना वो बिल्कुल पास है। दीनू काका की यह बात सुन निखिल और सुमित के चेहरे पर अब एक डर छा गया था। तभी हम देखते हैं कि गांव के पुजारी उस रास्ते से गुजर रहे थे। निखिल, सुमित और दीनू, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज रात ये बात सिर्फ बात नहीं है, आखिरी चेतावनी है। और सुनो, रात 9 बजे के बाद एक भी दरवाजा नहीं खुलेगा, चाहे अंधेरा चीखे, चाहे हवा तुम्हारा नाम पुकारे। अगर तुम्हारी माँ भी दरवाजे के बाहर खड़ी हो तो मत खोलना। अगर तुम्हारी पत्नी रोती हुई बुलाए तो मत जाना। लेकिन क्यों पुजारी जी? अगर हमारी माँ और पत्नी हमें मदद के लिए पुकारें और हम न जाएं? क्योंकि जो आवाज तुम सुनोगे वो उनकी नहीं होगी, वो उसकी होगी। इतना बोलकर गांव का पुजारी वहां से चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बजे बजने पर आ गए थे, लेकिन शांता काकी का ढाबा अभी तक खुला था। अरे ओए रोहन, तने की मरने का शौक है क्या? रात के 9 बजे बजने को आ गए हैं। चल अपने घर के लिए रवाना हो जल्दी। अरे काकी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, और मैं इन चीजों से वैसे भी नहीं डरता हूँ। रोहन, तेरा दिमाग ठीक तो है ना? तुझे पता नहीं है क्या, जब बिरजू उस रात बाहर था तो उसके साथ क्या हुआ था, और तू अब भी ऐसी बातें कर रहा है? अरे काकी, क्या पता बिरजू किसी और वजह से गायब हुआ हो? क्या आपने अपनी आंखों से देखा था क्या? सब झूठ है। अगर वो डायन सच में है तो फिर आज तक मुझे क्यों नहीं दिखी? वो दूसरों को ही क्यों उठा के ले गई? मेरे सामने आकर दिखाइए ना। जिस दिन वो डायन सीधा तेरे ऊपर आएगी, तभी तुझे समझ आएगा कि दुनिया में कुछ ऐसे राज भी होते हैं जो सिर्फ मौत की खामोशी के साथ खुलते हैं, और तब कोई भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा। वो तो डायन के मिलने के बाद ही पता चलेगा ना काकी, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो डायन मेरे सामने आए। बहुत हो गया रोहन तेरा, 9 बजे बजने ही वाले हैं। अगर इतना ही शौक है तो आज रात घर के बाहर रह के देखना, लेकिन उससे पहले तू यहाँ से निकल जा, अगर जान प्यारी हो तो। ठीक है बुढ़िया, मैं चला अब अपने घर की ओर। रोहन को गांव वालों की इन बातों पर भरोसा नहीं था। वो इन बातों को झूठ मानता था। रात अब गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। उस डायन की आहट गांव में आने लगी थी। इतने में हम देखते हैं कि आर्यन कुछ सोच रहा था। गांव वाले तो उस डायन के छलावे पर अंधविश्वास करते आए हैं, पर आज लगता है मुझे खुद बाहर निकलना होगा। सच क्या है ये जानना जरूरी है।
कैसी दिखती है वो दायन, जिसका सिर्फ नाम ही सबके खून को जमा देता है। आर्यन अपने कमरे में एक गहरी सांस लेता है और चेहरे पर एक डर के साथ अपने घर का दरवाजा खोलता है और डरते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तभी बाहर की हवा हल्की सी चीख की तरह गूंजती है, जिससे आर्यन डर जाता है। आर्यन देखता है गांव बिल्कुल शांत पड़ा है, मानो जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। चारों तरफ घना काला अंधेरा फैला हुआ था। ये देखकर आर्यन बोला, कुछ तो अजीब लग रहा है आज की रात, लेकिन गांव तो बिल्कुल शांत है और यहाँ तो मुझे कोई भी दायन वायन नहीं दिख रही है। सच में गांव वाले सिर्फ अंधविश्वास में ही जी रहे हैं। दायन सिर्फ गांव वालों का भ्रम है। अगर दायन सच में होती तो मैं तो बाहर ही खड़ा हूं घर के। अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखी? इतने में अचानक से एक ठंडी हवा के साथ एक आवाज आर्यन के कानों तक आती है। आर्यन, आर्यन। इस आवाज को सुन आर्यन सहम जाता है। उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। तभी वो मुड़कर देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है। कौन 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 है वहां पर? कौन खड़ा है वहां पर? सामने आओ। उसके सामने उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत। मुझे नहीं पहचाना आर्यन? ध्यान से देखो, मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो माँ खड़ी है। इतनी रात में माँ यहाँ क्या कर रही है? और माँ तो मुझे घर के बाहर निकलने से मना बोल रही थी और खुद यहाँ बाहर खड़ी है। ये अजीब नहीं है कुछ? आर्यन धीरे धीरे उसकी माँ की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मुझे कह रही थी कि आज रात घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तुम तो यहाँ बाहर खड़ी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। आर्यन, मैंने कब कहा था कि तुम घर के अंदर ही रहो? मैं तो कब से यहीं खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने आने में बड़ी देर लगा दी आर्यन। लेकिन माँ, तुम मेरा यहाँ इंतजार क्यों कर रही हो इतनी रात में यहाँ इस बरगद के पेड़ के नीचे? तुमने ही तो बुलाया था मुझे आर्यन। तुम ही ने तो बोला था ना कि दायन वायन सब अंधविश्वास होता है। भूल गए हो क्या? ये बात सुन आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन के शरीर में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई, मानो आर्यन वहीं जम सा गया हो। तभी पीछे से एक भारी आवाज आर्यन को पुकारते हुए बोली, पीछे हटो आर्यन, वो तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि वो दायन का छलावा है तुम्हें फंसाने के लिए। जल्दी वहां से पीछे हटो। ये आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि गांव के पुजारी की थी। वो अपने हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े थे। उनकी आंखों में एक अलग तरह का तेज चमक रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो औरत अब दायन का रूप ले चुकी थी। मतलब आर्यन एक छलावे में फंसने वाला था। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। मैं वापस जरूर आऊंगी।